नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा की भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 113 रन बनाए। और भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। सबसे पहले बात करते हैं तीरंदाजी की। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा की भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में ज्योति और अभिषेक की जोड़ी ने फ्रांस की रॉबिन जाटमा और लिसेल जाटमा की जोड़ी को 152-149 के अंतर से हराया। इससे पहले कोरिया में हुए विश्व कप स्टेज 2 में मिक्स्ड इवेंट में अभिषेक वर्मा और अवनीत कौर की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व टीम पहले ही फाइनल में पहुंच गई है। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की भारतीय तिकड़ी ने सेमीफाइनल में तुर्की की गुलनाज कोस्कुन, एजाकी बसारन और यास्मीन आंगोज की टीम को 5-3 से हराया था। स्वर्ण पदक के लिए कल भारत का सामना ताइवान से होगा। तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हर साल दुनिया के 4 अलग अलग शहरों में 4 स्टेज में होता है। पेरिस में अभी स्टेज 3 के मुकाबले हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त साल के अंत में एक विश्व कप फाइनल्स भी होता है। इसमें पहले 4 स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों को मौका मिलता है। तो भारत के लिए एक बड़ी सफलता, जिस तरह से ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने कंपाउंड मिक्स स्पर्धा का गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जिन देशों के साथ मुकाबला था वो अच्छे हैं। देखिए, फ्रांस हो, कोरिया हो, यूएस हो, ये देश है जहां पे उनके आर्चर बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ज्योति सुरेखा अभी वर्ल्ड नंबर 3 है और अभिषेक वर्मा कंपाउंड में वर्ल्ड नंबर 4 है। तो ऐसे में उनसे उम्मीदें तो थी। और दरअसल होता यह है कि अगर आप साल भर शूटिंग और आर्चरी उठाकर देख लें तो शूटिंग और आर्चरी ठीक इसी तरह 4 स्टेज में करते हैं और फिर एक फाइनल करते हैं। तो उसमें हमारे शूटर या आर्चर बहुत अच्छा करते हैं। अब हमें उम्मीद रहती है कि ओलंपिक में जीत के आए, तो वहीं पर असल पैमाना वही होता है। टफ जो कंपटीशन है वही है। ये सारे कंपटीशन है, इसमें सराहनीय है, अच्छा किया है। और हमने जैसा कहा कि वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं। कोलंबिया के भी बहुत अच्छे आर्चर होते हैं। तो ये जो मुकाबला था आसान नहीं था और खास तौर पे पिछला जो दौर था वो अच्छा नहीं था भारत का। उससे उबर के यहाँ पर अच्छे कंपटीशन के बीच में गोल्ड मेडल जीतना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कल भारत और ताइवान के बीच सामना होने वाला है रिकर्व टीम का। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। बात करते हैं क्रिकेट की। दामबुला में 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने जीत के लिए 126 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर 19 ओवर 1 गेंद में 127 रन बनाकर हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने 39 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 31 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस पारी के दौरान हरमनप्रीत महिला T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है। हरमनप्रीत ने अब 123 मैचों में 1 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 2372 रन बना लिए हैं। मिताली के नाम 89 मैचों में 2364 रन हैं। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 125 रन बनाए थे। विश्मी गुररत्ने ने 45 और कप्तान अथापथु ने 43 रन की पारी खेली। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 2, जबकि हरमनप्रीत कौर, राधा यादव, रेणुका सिंह और पूजा वस्त्राकर ने 1-1 विकेट लिए। पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 34 रन से पराजित किया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच सोमवार को दामबुला में खेला जाएगा। तो अब जबकि श्रृंखला भारत के नाम हो गई है, संजीव, किस तरीके से देखते हैं आज की जीत को? देखिए, 2 बड़ी बात है कि एक तो भारत ने इसको अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब इसके बाद
अब श्रीलंका के पाले में गेंद है, वो अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, उनके पास कुछ अच्छी प्लेयर है, जैसे कि विश्व भी ठीक है। पिछले मैच में कविशा नॉट आउट रही थी, उन्होंने अच्छा रन किया था, इस मैच में वो रन नहीं कर सकी। चामरी आटापटू भी बहुत अच्छी हैं, दोनों ओपनर उनकी अच्छी है, बॉलर्स भी ठीक है और होम कंडीशन में खेल रही थी और वहां पर हराया। और इस जीत के साथ आप देखिए सीरीज भी कब्जे में है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर इस मैच से निकल कर आई वो हरमनप्रीत का एक रिकॉर्ड कहा जाएगा। अच्छी बात है, एक लेजेंड के नाम रिकॉर्ड था, मिताली राज के नाम, और एक भारतीय ने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ा। जी बिल्कुल, तो ये इस तरीके से भारत ने ये जीत दर्ज की है और जिस तरीके से श्रृंखला का तीसरा अंतिम मैच अब सोमवार को दाम्बुला में खेला जाएगा। बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 536 रन बनाए हैं और अगर हम देखें तो मुंबई ने पहली पारी में 374 रन बनाए थे। सरफराज खान ने 134 रन की पारी खेली। मैच में एक दिन का ही खेल बचा है, स्पष्ट परिणाम आने की संभावना काफी कम है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश की टीम पहली बार रणजी चैंपियन बन जाएगी। नियमों के मुताबिक अगर फाइनल का स्पष्ट नतीजा सामने नहीं आता है तो फिर पहली पारी के आधार पर चैंपियन का फैसला होता है। संजीव, आप बहुत समय से रणजी ट्रॉफी को कवर करते रहे हैं और इस तरह अब जबकि 23 साल के बाद मध्य प्रदेश को फाइनल खेलने का मौका मिला है और फाइनल में आने के बाद जितनी स्ट्रांग तरीके से उसने परफॉर्म किया है और एक मजबूत स्थिति में दिख रही है टीम। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की टीम तो अच्छी थी, उसमें से अच्छे अच्छे प्लेयर निकल के आए। अवेश खान अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं। रजत पाटीदार को हमने आईपीएल में खेलते हुए देखा, कितनी अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने। लेकिन आप देखिए तो यहां पर यही था कि 3-3 बल्लेबाज सेंचुरी बना रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो जिसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही है जी, कि इस टीम के कोच भी चंद्रकांत पंडित है, जो कि लेजेंड हैं और वो ढेर सारे रन वो रणजी ट्रॉफी में बना चुके हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। और जब से खेल छोड़ा है वो जिस टीम के साथ एज ए कोच रहे हैं उस टीम को उन्होंने बहुत आगे तक वो लेके गए हैं। और आप देखिए तो 98 में जो ये फाइनल में पहुंचे थे उस समय ये मुंबई छोड़ के मध्य प्रदेश की ओर से खेल रहे थे चंद्रकांत पंडित, और उस समय भी फाइनल में गई थी टीम। दुर्भाग्य से वहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम में कर्नाटक के खिलाफ लोकल टीम थी, मैच था और बढ़त लेने के बाद भी टीम हार गई थी। आखिरी दिन 150 पे आउट हो गई थी और उसकी वजह ये थी कि उस समय विजय भारद्वाज थे जो बहुत अच्छे बॉलर थे, जो इंडिया भी खेले बाद में, उन्होंने 5-6 विकेट ले लिए और वो पूरी तरह धाराशायी हो गई टीम। अब एक ही राह है वहां पर जिससे मुंबई के लिए उम्मीद बन सकती है। मुंबई के अभी भी वो 49 रन पीछे हैं, 49 रन उनको कवर करना है जी। अगर वो पहले सेशन में तेज तर्रार वो 150 रन बना दे, 200 रन की लीड ले और आउटराइट जीत के लिए जाए तो बात है, वरना पहली पारी की बढ़त के आधार पर हम ये ट्रॉफी एमपी के हाथों में जाती दिख रही है। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है। 23 साल के बाद फाइनल में टीम पहुंची है और इस तरह का प्रदर्शन है। पहली 23 साल में वो गए थे, लेकिन ये पूरे जब से रणजी ट्रॉफी खेल रहे दूसरी बारी है और सामने जो टीम है मुंबई की टीम वो 41 बार चैंपियन रह चुकी है। तो ये बात है और ये बड़ा उलटफेर होगा इस बार रणजी ट्रॉफी में जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने प्रदर्शन किया है। लीड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 74 रन बना ली हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 329 रन बनाए। इंग्लैंड ने आज 6 विकेट पर 264 रन से आगे खेलते हुए पहली पारी में 360 रन बनाए। हालांकि कल जैसा कि संजीव हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक समय इंग्लैंड की टीम 55 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। जब हम यहाँ पर स्कोर स्कैन कर रहे थे उस समय ये स्कोर था और किसी ने सोचा नहीं था कि टीम इस तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन बेयरस्टो और ओवरटन ने 7वें विकेट के लिए शानदार साझेदारी कर टीम को मुकाबले में वापस ला दिया। जॉनी बेयरस्टो ने 157 गेंदों में ताबड़तोड़ 162 रन की पारी खेली, वहीं ओवरटन ने 97 रन का योगदान दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया। बिल्कुल, देखिए बेयरस्टो ने पिछला जो मैच था नॉटिंघम में जो ट्रेंट ब्रिज में खेले थे वहां भी जीतने की उम्मीद नहीं थी कि आखिरी दिन में
47 ओवर में उन्होंने बल्कि 50 ओवर में करीब 300 रन बना दिए, वनडे की तरह खेला। बाद में बेयरस्टो ने यह कहा कि आईपीएल को श्रेय दिया उन्होंने कि जिस तरह से वो आईपीएल में या T20 में खेलते हुए जितनी तेजी से रन बना रहे हो। यहां भी मैं कोच का नाम लेना चाहूंगा। अभी कोच कौन है इंग्लैंड के, वो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम है, जो कि अपने जमाने में सबसे तेज रन बनाने के लिए, और आज भी याद होगा कि आईपीएल के पहले ही एडिशन में पहले ही मैच में वो इतनी आतिशी पारी उन्होंने खेली थी, वो रिकॉर्ड अभी तक है। तो वो है, और उनका कहना है कि जैसा खेलते हो वैसा खेलो। टेस्ट मैच है तो आप T20 के अंदाज में भी खेल सकते हो। बेयरस्टो उसके लिए मशहूर है। पिछले मैच में उन्होंने जो 132 रन बनाया तीसरी पारी के लिए, उसकी बदौलत वो मैच ड्रॉ कराने को लग रहा था कि कराएंगे, जीत गए। और यहां भी ऐसा लग रहा था कि अब वो 100 रन पे धाराशायी हो जाएंगे, और यहां पर उम्मीद नहीं की थी, यहां पर लीड बना ली इतनी बड़ी। बिल्कुल, तो ये तो बात थी लीड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच की। भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल डबलिन में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभालेंगे। तो इस तरह से जो कल मैच होने वाला है, क्या कुछ देखते हैं आप, जबकि कमान जो है हार्दिक पांड्या के हाथों में है? देखिए, हार्दिक पांड्या के बारे में कहा जा रहा था कि आईपीएल कुछ चैंपियन बना दिया उन्होंने टीम को, और काफी कुछ उन पर उम्मीदें की जा रही थी कि रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत को न दे के कप्तानी उन्हीं को देनी चाहिए था। अब उनके हाथ पर में मौका है, क्योंकि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और तमाम सीनियर प्लेयर उधर खेल रहे हैं, तो इधर इनको मौका मिला है। और वो आयरलैंड में है, बगल में ही वो इंग्लैंड में बाकी प्लेयर खेल रहे हैं प्रैक्टिस मैच। यहां से 2 मैच की सीरीज खेल के वहां जाएंगे। लेकिन ये मैच हार्दिक पांड्या को अपनी कप्तानी दिखानी है कि किस तरह से जो आईपीएल का था वो तुक्का नहीं था, और जो कई खिलाड़ी हैं जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए दस्तक दे रहे हैं, उनको ये 2 मैच में दिखाना है। और आसान नहीं होगा, क्योंकि आयरलैंड अपने देश में अपनी परिस्थितियों में खेल रहा है, और उसके पास कुछ बहुत ही अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, और भारत के कई जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको इस मैच में मौका दिया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ रहता है इस मैच में। जुलाई 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरे के सभी मैचों का प्रसारण डीडी फ्री डिश के अलावा सभी केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। खेल विशेषज्ञों और क्रिकेट हस्तियों के साथ मैच के पूर्व और मैच के बाद विश्लेषण पर आधारित विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। वेस्टइंडीज दौरे में 3 एकदिवसीय और 5 T20 मैच खेले जाएंगे, जो 22 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक चलेंगे। तो इस तरीके से जो राइट्स हैं वो सारे डीडी स्पोर्ट्स के पास होंगे। तो आप आकाशवाणी पर तो हम लोग करते हैं, और डीडी स्पोर्ट्स पर अब हमारे एक्सक्लूसिव इस कवरेज को लोग देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने जिक्र किया कि ये फ्री टू एयर है, और इसको आप किसी भी हिस्से में, इसके जो नेटवर्क है, कितने लोग गांव में हैं, सुदूर पहाड़ों पर है, कहीं भी देख सकते हैं। तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, और एक बड़ी पहल, और मुझे लगता है कि जो देश के क्रिकेट प्रेमी हैं, और जो इनफैक्ट जो जैसा कि आपने कहा कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। गुजरात के केवड़िया में राज्यों के खेल मंत्रियों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कल युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। सम्मेलन में खेलों को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी खेलो इंडिया योजना पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री ठाकुर ने बताया कि 2 दिन के इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी देकर अच्छे सुझाव दिए, और बहुत से विषयों पर आम सहमति बनी। उन्होंने बताया कि हर 2 महीनों में सचिव स्तर की और हर 6 महीनों में खेल मंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। बहुत अच्छे सुझाव और बहुत अच्छी चर्चा 2 दिन की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने भागीदारी देकर अच्छे सुझाव दिए। बहुत विषयों पर आम सहमति बनी, और ये भी तय हुआ कि हर 2 महीने में सचिव स्तर की वर्चुअल या फिजिकल मीटिंग होगी, ताकि उसकी प्रोग्रेस क्या हुई है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, यानी कि जो निर्णय लिए गए उनको लागू करने में किस तरह की तेजी होगी, उसको भी वापस
समीक्षा की जाएगी और 6 महीने में एक बार सभी राज्यों के खेल मंत्री भी चाहे वर्चुअली या फिजिकली एक बार मिलेंगे, ताकि हम जिस दिशा में खेलों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको समय रहते पूरा कर सके। संजीव, अगर हम देखें तो सरकार खेलों को लेकर बहुत संजीदा है और जिस तरह से खेलो इंडिया और विश्वविद्यालय खेल, युवा खेल, इन सब का आयोजन हुआ फिट इंडिया, तो यहाँ पर अब जो कोऑर्डिनेशन की बारी है वो स्टेट्स के साथ है। तो एक बेटर प्लेटफॉर्म की सारे राज्यों के खेल मंत्री एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, सारे सचिव राज्यों के जो खेल सचिव हैं वो एक साथ हैं और रणनीति बना रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। किस तरह से आप इस पूरी कार्यक्रम को या इस योजना को देखते हैं? ये बहुत अच्छी योजना है। देखिए, जैसा आपने खुद कहा, अभी प्रधानमंत्री के स्तर से भी प्लेयर्स को जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है और सारे खिलाड़ी यही कहते हैं कि हमें जो पहले जो सुविधाएं मिलती थी और अब जो मिल रही है उसमें बहुत फर्क है। ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है, प्लेयर्स को कभी जरूरत हो 24/7 आपको मदद के लिए तैयार है जो सरकार और सरकारी जो अधिकारी है या दफ्तर है या फेडरेशन है। तो ये आपको बैकिंग चाहिए। पहले होता था कि बड़े बड़े खेल आयोजन हुए हमारे यहाँ, बट जिस तरह से हमें मेडल्स आने चाहिए तो सबका ध्यान होता है कि ओलंपिक लेवल पे जहाँ दुनिया के सारे देश आते हैं वहाँ सारे खेल होते हैं, एक आधी क्रिकेट वगैरह छोड़ दे तो वहां पे हम कितना मेडल लेके आए। और हमेशा ये कहा जाता है कि चाइना और इंडिया तुलना देखते उनको इतना मेडल है, हमको नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो मिसिंग था, ये रेगुलर कोऑर्डिनेशन करना, कहाँ पर किसको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। और एक और योजना है, एक राज्य एक खेल की भी बात हो रही है कि कोई जैसे मान लीजिए हरियाणा में है कुश्ती बहुत ज्यादा है, बॉक्सिंग में भी अच्छे हैं, तो उसको बहुत प्रोत्साहन दिया जाए। कोई ऐसा क्षेत्र है जिस इलाके में एथलीट अच्छे आ सकते हैं, तो इस तरह की बातें हो रही है। तो बहुत ही गंभीर इस पर मंथन और चिंतन के बाद जैसा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि हर 6 महीने में बैठक करेंगे, ये नहीं कि ये वन ऑफ बैठक है और खत्म कर दिया। और रेगुलर सचिव स्तर की भी 2 महीने पे बैठक होगी और रिपोर्ट ली जाएगी, क्या प्रोग्रेस हुआ, पिछले बार हम लोगों ने जो मीटिंग की और जो फैसला लिया उस पर कहां तक पहुंचे। तो ये दूरगामी सोच है। ये हम भी कह रहे हैं कि आगे भविष्य में भारत दावा ठोकेगा कि ओलंपिक का आयोजन करे, तो ओलंपिक में आयोजन करना नहीं होगा, वहां पर फिर आयोजन करेंगे मेडल नहीं आएगा। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 10 साल 12 साल सोच के जो किया जा रहा है, इसके परिणाम जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और जिस तरह की जो जैसा कि आपने बोला कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें तो जगह जगह सरकार हर जो सुविधाएं हैं वो हमारे बडिंग प्लेयर्स को तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा की भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक मुंबई ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 113 रन बनाए। और जुलाई में भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के सभी क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर उपलब्ध होगा। तो ये थी अब तक की खेल सुर्खियां। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमने बात की, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या फिर दूसरे खेलों की। तमाम विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है newsonair.nic.in। हमारी वेबसाइट का नाम एक बार फिर सुन लें, newsonair.nic.in। कल शाम 7:20 पर इस कार्यक्रम का फिर से प्रसारण किया जाएगा। दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।